द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस का आत्मसमर्पण पूरी तरह से अप्रत्याशित था। जर्मनी के हमले से बेहतर ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ब्रिटेन ने सैकड़ों जहाजों में डनकर्क में फंसे सैकड़ों हजारों सैनिकों को बचाया। मित्र देशों की सेनाओं को हुए नुकसान के अलावा जर्मन सेना ने उस दिन उनका मनोबल भी नष्ट कर दिया। फ्रांस के आत्मसमर्पण के साथ पश्चिमी यूरोप जर्मनी के नियंत्रण में था। जर्मनी का अगला लक्ष्य ब्रिटेन होना लगभग तय था, लेकिन हिटलर ब्रिटेन के साथ समझौता करना चाहता था। उसकी शर्त यह थी कि ब्रिटेन पूरे यूरोपीय महाद्वीप को नियंत्रित करने की जर्मन इच्छा को स्वीकार करे। जर्मनी का वादा था कि अगर ब्रिटेन सहमत होता है तो भारत सहित अपने उपनिवेशों को बरकरार रखेगा। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को यह मंजूर नहीं था। चर्चिल का दृढ़ विश्वास था कि जर्मनी, जो यूरोप को जीतते ही और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, भविष्य में उन पर हमला करेगा। इसलिए ब्रिटेन ने युद्ध जारी रखने का फैसला किया। हिटलर का सपना था कि जर्मनी केवल 2 सप्ताह में शक्तिशाली फ्रांस पर विजय प्राप्त करने के तुरंत बाद ब्रिटेन को जीत सकता है। ये वीडियो जर्मनी द्वारा संचालित ऑपरेशन सी लॉयन और उसके बाद ब्रिटेन की लड़ाई के बारे में है। ये भी पहली बार था जब दुनिया ने बड़े पैमाने पर युद्धक विमानों की तैनाती देखी। ये द्वितीय विश्व युद्ध पर वीडियो श्रृंखला का दूसरा अध्याय है। जर्मनी की ब्लिट्जक्रीग के परिणाम स्वरूप फ्रांस के आत्मसमर्पण के साथ पश्चिमी यूरोप में युद्ध ब्रिटेन और जर्मनी के बीच था। हालांकि ब्रिटिश अपनी सेना को डनकर्क में बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें टैंक और तोपखाने सहित अपने शस्त्रागार का 50% पीछे छोड़ना पड़ा। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन सीधे भूमि युद्ध में जर्मन सेना का सामना नहीं कर पाता। लेकिन ब्रिटेन के पास अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति थी। इसके अलावा रॉयल नेवी के पास जर्मनी की तुलना में बेहतर जहाज थे। इसलिए जर्मनी ने माना कि इंग्लैंड में अंग्रेजी चैनल और भूमि सैनिकों को पार करना आत्मघाती होगा। इस बीच जर्मनी का लुफ्तवाफा ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स से ज्यादा मजबूत था। ब्रिटेन के पास लगभग 700 लड़ाकू विमानों सहित 1000 से अधिक लड़ाकू विमान थे। इसमें हैरिकेन और स्पिटफायर शामिल थे, जो लड़ाकू विमान थे। जर्मनी के पास 2600 से अधिक लड़ाकू विमान थे, जिनमें 1100 जर्मन बद्ध लड़ाकू विमान शामिल थे। मेसरस्मिथ 109 मॉडल लड़ाकू विमान ने जर्मन हमले का नेतृत्व किया। इनके अलावा उनके पास प्रसिद्ध स्टूका बम वर्षक थे। स्टूका बम वर्षकों के साथ ब्रिटेन पर हमला करने से पहले जर्मनों ने उनके कई लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए एक जाल बिछाया। इस उद्देश्य के लिए लुफ्टवाफा ने इंग्लिश चैनल के माध्यम से यात्रा करने वाले ब्रिटिश जहाजों पर बमबारी शुरू कर दी। जर्मन रणनीति स्टूका बम वर्षकों को रोकने के लिए ब्रिटेन द्वारा तैनात लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए अपने लड़ाकू विमानों का उपयोग करना था। उन्होंने गणना की कि यदि ब्रिटिश लड़ाकुओं को परेशान नहीं किया गया तो वे आसानी से स्टूका बम वर्षकों और फिर पैराट्रूपर्स के साथ ब्रिटेन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन ब्रिटेन इस रणनीति को पहले ही समझ चुका था। उन्हें पता था कि असली युद्ध आ रहा है। इसलिए उनके जहाजों पर हमले के बावजूद ब्रिटेन ने जवाबी कार्रवाई करने का पहल नहीं किया। ये महसूस करते हुए कि उनका जाल विफल हो गया था, जर्मनी ने लुफ्टवाफा का उपयोग करके ब्रिटेन पर सीधा हमला करने की योजना बनाई। जर्मनी का मानना था कि उसकी वायुसेना ब्रिटेन से बेहतर है और अंतिम जीत उसकी होगी। इसके बाद जर्मनी ने ब्रिटेन की रणनीतिक स्थिति पर हमला करने के लिए लुफ्टवाफा को तैनात किया। ब्रिटेन इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था कि जर्मन हमला हवाई मार्ग से होगा। इसका मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश सेना और लोगों द्वारा बड़ी तैयारियां की गईं। ब्रिटेन ने तटीय क्षेत्र पर किले, तोपखाने और विमान भेदी तोपें रखीं, जहां जर्मन सैनिकों का उतार हो सकता था। इसके अलावा बचाव की तैयारी की गई थी ताकि पैराट्रूपर्स खुले क्षेत्र में प्रवेश ना कर सकें। यहां तक कि दिशा के साइन बोर्ड्स भी हटा दिए गए थे। अंग्रेजी चैनल के साथ ब्रिटेन के दक्षिणी इलाकों में जर्मन आक्रमण शुरू हुआ।
सैकड़ों जर्मन विमानों ने ब्रिटिश रडार स्टेशनों और रनवे को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बमबारी में एक रडार स्टेशन पूरी तरह से नष्ट हो गया और कई अन्य क्षतिग्रस्त हो गए। लेकिन कुछ ही घंटों में ब्रिटेन ने उन सभी को फिर से सक्रिय कर दिया। इसके अलावा हालांकि जर्मनों ने कई रनवे पर हमला किया, वे उनमें से किसी को भी पूरी तरह से अक्षम करने में असमर्थ थे। पहले दिन रॉयल एयरफोर्स ने लगभग 50 लुफ्तवाफा विमान को मार गिराया। ब्रिटेन ने लगभग 13 विमान खो दिए। दोनों पक्षों के दैनिक नुकसान लगभग समान अनुपात में थे। हर बार जब जर्मन विमानों ने ब्रिटेन के ऊपर से उड़ान भरी तो उनसे मिलने के लिए आसमान में बिल्कुल सही संख्या में विमान थे। जर्मनी पूरी तरह से असमंजस में था कि ग्रेट ब्रिटेन ऐसा कैसे कर सकता था। इसके पीछे का राज था ब्रिटेन का अत्याधुनिक रडार। उन्होंने ब्रिटेन के दक्षिण और पूर्वी तटों पर रडार की एक लंबी लाइन स्थापित की थी। 21 रडार का यह नेटवर्क प्रत्येक 300 फीट ऊंचा लगभग 200 किलोमीटर की दूरी से विमान का पता लगा सकता था। साथ ही विमान की संख्या, दिशा और ऊंचाई की पहचान की जाती थी। रडार से सूचना तब एक एकीकृत कमांड सेंटर को प्रेषित की जाती थी। कमांड सेंटर इस जानकारी का विश्लेषण करता और ये आंकलन करता कि दुश्मन के विमान का मुकाबला करने के लिए किसी भी हवाई अड्डे से कितने विमान भेजे जाएं, और वे इस संदेश को प्रसारित करते थे। इस निर्देश के अनुसार ब्रिटिश लड़ाकू विमान विभिन्न हवाई अड्डों से उड़ान भरते थे। इस रणनीतिक तैनाती के माध्यम से अपेक्षाकृत कमजोर रॉयल एयरफोर्स जर्मनी की लुफ्तवाफा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम था। डाउडिंग, जो रॉयल एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल थे, इस रडार नेटवर्क के आविष्कारक थे। वहीं जर्मन वायुसेना के प्रमुख गोएरिंग ने इन रडारों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। नतीजतन लुफ्तवाफा ने फिर से उन पर हमला नहीं किया। शुरुआत में जर्मनी की स्पष्ट बढ़त थी, लेकिन वे उम्मीद के मुताबिक ब्रिटेन के आसमान पर हावी नहीं हो पाए। वे दोनों तरफ के पायलटों के लिए बेचैन करने वाले दिन थे। चूंकि पर्याप्त पायलट नहीं थे, इसलिए ब्रिटिश पायलटों को दिन में कई बार उड़ान भरनी पड़ती थी। दोनों तरफ से रोजाना कई उड़ानें खो जाती थीं। चूंकि लड़ाई ब्रिटेन के आसमान पर थी, इसलिए गिराए गए विमानों में से अधिकांश ब्रिटिश पायलट सुरक्षित रूप से उतर जाते थे। वे उसी दिन दूसरे विमान पर युद्ध में लौटते थे। लेकिन नष्ट किए गए जर्मन विमानों के पायलटों को युद्ध के कैदियों के रूप में मार दिया गया या पकड़ लिया गया। नतीजतन लुफ्तवाफा दैनिक आधार पर अच्छे पायलटों को खो रहा था। ये महसूस करते हुए कि दिन के उजाले में हमले निशान से चूक जाएंगे, जर्मनों ने रात को भी बमबारी शुरू कर दी। उन दिनों जब आज की तरह जीपीएस या अन्य मार्गदर्शन प्रणाली नहीं थी, रात में छापामारी करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसे संभव बनाने के लिए जर्मनी ने बड़ी चतुर रणनीति अपनाई। ये दो अलग अलग दिशाओं से उत्पन्न होने वाले रेडियो संकेतों पर आधारित था। ये दूसरा बीम था जिसने लक्ष्य का पता लगाने के लिए पहले सिग्नल के मार्ग का अनुसरण करने वाले विमान की मदद की। प्रणाली, जिसे निकेबाइन के रूप में जाना जाता है, को जर्मनों द्वारा अधिक सटीकता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया गया था। को क्रमशः 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर पर लक्ष्य स्थिति रिकॉर्ड करने के लिए दूसरी दिशा से 3 अलग अलग बीम उत्सर्जित करने की विशेषता थी। जर्मनी फ्रांस के तट से ऐसे संकेत भेजता था जिन पर पहले ही विजय प्राप्त की जा चुकी थी। चूंकि रॉयल एयरफोर्स रात के हमले का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में असमर्थ थी, इसलिए ब्रिटेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जर्मनी का प्रारंभिक उद्देश्य केवल ब्रिटिश सैन्य ठिकानों को नष्ट करना था, लेकिन 24 अगस्त की रात को लुफ्तवाफा के विमान अपने लक्ष्य से चूक गए और लंदन शहर पर बमबारी कर बैठे। कुछ लोग जो जर्मनी के साथ शांति स्थापित करने के पक्ष में थे, वो भी अब चर्चिल के पीछे खड़े हो गए। लंदन पर हुए हमले के जवाब में ब्रिटेन ने भी अगले ही दिन बर्लिन पर बमबारी की। हालांकि कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इससे जर्मनी को जो झटका और अपमान हुआ था, जो उस समय तक अजेय था, छोटा नहीं था। इसके साथ ही जर्मनी ने ब्रिटेन के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया।
अगली रातों में लंदन और उसके आसपास भारी बमबारी हुई। अनुमानित 1000 लोग मारे गए और कई इमारतें नष्ट हो गईं। लेकिन 4 महीने के हमले के बाद भी जर्मनी ब्रिटेन पर हावी नहीं हो सका। इसका मुख्य कारण था कि लुफ्टवाफा लगातार अपनी युद्ध रणनीति बदल रहा था। वे ब्रिटेन के रडार को पूरी तरह से नष्ट करके या रनवे पर हमला जारी रखकर ब्रिटेन की हवाई सुरक्षा को नष्ट कर सकते थे। लेकिन अति आत्मविश्वास जर्मनी के लिए उसकी बर्बादी का कारण बन गया। जर्मनी ने अक्टूबर के अंत तक ऑपरेशन सी लॉयन को स्थगित करने का फैसला किया। इस प्रकार ब्रिटेन का युद्ध लक्ष्य को देखे बिना ही समाप्त हो गया। इसका कारण केवल अस्थायी झटके नहीं थे। ये निर्णय सोवियत संघ पर आक्रमण की तैयारियों का हिस्सा था। जर्मन सोवियत संघर्ष की इस पुरानी कहानी को हम अगले वीडियो में देखेंगे।